हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय पूरी डिटेल में। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके उस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। सुनाऊँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर को डिटेल में। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको पता ही होगा 1914 टू 1918 को हुआ था फ्रेंड, यानी 4 साल का ये युद्ध था जिसमें दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी। अब देखिए वॉर का मतलब क्या होता है, सिंपल एक तो लड़ाई होती है और एक वॉर। तो लड़ाई का मतलब तो सिंपल होता है कि भाई जब एक जना दूसरे से क्या हो झगड़ जाए तो ये झगड़ा कहलाता है ना। वॉर तब कन्वर्ट होगा जब एक से ज़्यादा कंट्री या एक से ज़्यादा देश क्या होगा, एक से ज़्यादा कंट्री और एक से ज़्यादा देशों से क्या साथ करेगा, लड़ाई करेगा। तो ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध में दो ऐसे गुट थे जिनके बीच में लड़ाई हुई। अब इन गुट में कौन कौन शामिल था, तो एक कहलाता है मित्र शक्तियाँ और दूसरा कहलाता है केंद्रीय शक्तियाँ, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। तो ये दो केंद्र थे जिनके बीच में लड़ाई हुई, दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई। और इसमें मुख्य देश मित्र शक्तियों में कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। और जो केंद्रीय शक्तियों का मुख्य देश था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई जो हुआ था वो मेन कारण उसका क्या था कि जर्मनी का जो प्रिंसेस था फर्डिनेंड, जब ये सेरोपोवा गए थे तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि वहाँ पे किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। तो जैसे उनकी हत्या हुई तो जर्मनी ने क्या कर दिया, वॉर अनाउंस कर दिया था फ्रेंड। पहला फर्स्ट विश्व युद्ध का लड़ाई का कारण ही यही था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, 1918 में, और जर्मनी की पराजय के साथ हुई। और ये सब कंट्री ने मिलकर क्या किया, मित्र राष्ट्रों ने मिलकर सेंट्रल पावर को हरा दिया। क्लियर हो गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एग्जैक्ट डेट कब स्टार्ट हुई थी 1914 में और कब तक चली, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सो आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे केंद्रीय शक्तियाँ हार गई, ये गुट हार गया फ्रेंड। तो अब क्या होगा, जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई सारे अपमानजनक शर्तें थोप दी, जिसे वर्साई की संधि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्साई की संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड कि वर्साई की संधि किसे कहते हैं या क्या था। पहले तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, जून 1919 में हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ। और जितने भी मित्र शक्तियाँ थी उन सब ने मिलकर क्या की, ट्रीटी थोप दी किसमें, जर्मनी पे। और क्योंकि आपको पता है इन सारी कंट्रियों ने मिलकर क्या बोला कि भाई जो पहला युद्ध हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण कौन है, कौन सा देश है, तो जर्मनी। जर्मनी को ही पहले विश्व युद्ध का दोषी माना गया था, इसलिए उसी पे सबसे ज़्यादा शक्ति दिखाई गई थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कि वर्साई की संधि क्या है। तो कह रहा है यह युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था, यानी जर्मनी में क्या गया, 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। अब मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में कि 1 अरब का मतलब कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार मानना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका दोषी किसे माना था, तो जर्मनी को ही माना गया था। जर्मनी को सैन्य विहीन कर दिया गया, यानी डीमिलिटराइज कर दिया गया कि अब वहाँ पे कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लिया। और जितनी भी वहाँ की जो उपजाऊ ज़मीनें थी, चाहे कोयला खदान हो, चाहे लोहे का भंडार हो, या ज़मीनें हो, या पॉपुलेशन हो, ये सब क्या किया उन्होंने, मित्र राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया फ्रेंड, बांट लिया। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है फ्रेंड, ये ट्रीटी है कि भाई अब तुम्हें इस ट्रीटी पे क्या करना है, साइन करना है। जो कंट्री हार गई है तो अब क्या करेगा, कोई ना कोई तो साइन करेगा। जर्मनी तो हार गई तो साइन कौन करेगा, तो साइन करने वाले एक गणराज्य का नाम स्थापना हुई जिसका नाम है बाइमर गणराज्य। ध्यान रखिए, बाइमर वही लोग हैं जो क्या करेंगे, इस वर्साई की संधि पे साइन करेंगे। तो ये बात भी याद रखिएगा। और इन्हें ही नवंबर क्रिमिनल भी कहा जाता है फ्रेंड, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी में बाइमर गणराज्य की स्थापना हुई जिससे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये सामना क्या था कि वर्साई में हुए अपमान के लिए बाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया और हर्जाना देने के कारण आर्थिक क्षति हुई। तो भाई अब वहाँ पे जर्मनी में क्योंकि ट्रीटी भी इन्होंने साइन किया, इसलिए दोषी भी किन्हें माना गया, वहाँ के लोगों ने इन्हीं को ही, बाइमर गणराज्य को ही दोषी माना कि भाई तुम ही हो हमारे देश के को गर्त में पहुँचाने वाले। इसके अलावा हर्जाना देने इसके वो भैया बहुत सारा कर्जा देना था इनको, तो भाई इनकी आर्थिक स्थिति कैसी हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें नवंबर की अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, नवंबर का अपराधी कैसे कहा गया था, तो इन बाइमर गणराज्य को ही कहा जाता था। बाइमर गणराज्य में
हिमायतियों में समाजवादी, कैथोलिस्ट और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन से लोग होंगे। समाजवादी जो समाज के लिए काम करते, कैथोलिक भी एक तरीके का क्या था फ्रेंड समूह था, और डेमोक्रेट्स भी एक तरीके समूह थे फ्रेंड। तो ये सारे वाइमर गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जर्मनी के अति मुद्रास्फीति, ऐसी स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाए और मुद्रा का मूल्य काफ़ी घट जाए, इसे चुनना पड़ा। यानी वहाँ पे क्या हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब एक तरीके से देखा जाए तो जर्मनी की कंडीशन क्या हुई थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब वहाँ के लोग सोच रहे थे भाई कि हमें अब कौन आगे बढ़ाएगा, हमारा देश तो डूबता जा रहा है, तो अब कोई ना कोई तो कदम उठाएगा। तो इसकी वजह से लोगों का विश्वास वाइमर रिपब्लिक से उठ गया और वे इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें उनके दुखों से छुटकारा कौन दिला सकता है। तो अब क्या हुआ, अब लोग इंतज़ार करने लगे भाई कि कौन आएगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, हमारी महंगाई इतनी बढ़ रही है, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, तो हमें निकालने वाला, इस मुश्किल से निकालने वाला कौन होगा। निकालने वाला कौन होगा फ्रेंड, तो आएगा हिटलर। क्लियर है फ्रेंड। तो जर्मनी के संघवाद में राइट्सटैग के नाम से जाना था, ध्यान रखिएगा, राइट्सटैग बोलते हैं इसे। तो जर्मनी का जो जैसे अपनी इंडिया में लोग संसद कहते हैं ना, ऐसे ही वहाँ की जो संसद थी उनका नाम क्या था, राइट्सटैग था। तो यहाँ पे 1932 में हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। अब जब भाई वोटिंग हुआ तो क्या कौन पार्टी निकल के आया, तो हिटलर की पार्टी निकल के आई 1932 में। और 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बन गया। तो ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1933 में क्या हुआ, वहाँ का वो चांसलर बन गया। जैसे अपने यहाँ पे पीएम होता है ना सबसे बड़ा, तो वैसे ही वहाँ पे दोस्तों चांसलर होता है, ध्यान रखिएगा यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो वहाँ का चांसलर बन गया। और 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस सभा करना जैसे नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए। और जैसे वो राजा बना, यानी जैसे उसका चांसलर बना, वहाँ पे क्या किया उसने, अग्नि अध्यादेश कर दिया, यानी वहाँ की संसद को क्या किया उसने, आग लगा दी। और सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का मतलब कोई भी प्रेस वगैरह कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, यानी नागरिक अधिकार वहाँ पे जितने होंगे सारे सारे क्या कर दिए उसने, ख़त्म कर दिए। और सारे पावर उसने अपने अंडर में ले लिया। तो ये डेट आप बिल्कुल याद रखिएगा। कब अग्नि अध्यादेश जारी किया इसने, तो 28 फरवरी 1933 को। और कब ये जर्मनी का चांसलर बना, तो 30 जनवरी 1933 को फ्रेंड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग में क्या था कि जर्मनी तो ऑलरेडी कर्ज में था, तो भाई कोई ना कोई मदद तो करेगा। तो अमेरिका क्या कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था जर्मनी की, कि भाई जब तक तुम इस मुश्किल से नहीं उभरते हो तो हम क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। बट सबसे बड़ी मुश्किल जर्मनी के लिए तब आई जब 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, जब अमेरिका का शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसका नाम है, धराशायी हो गया। यानी यहाँ का जो शेयर बाजार था अमेरिका का वो भी गिर गया। तो भाई अब उसकी मार्केट ही ख़राब हो गई अमेरिका की, तो ये हेल्प क्यों करेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब अमेरिका ने भी इसकी हेल्प करना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी मार्केट क्या हुई, डाउन हो गई। तो अब बात करते हैं, हिटलर राजा बना, अब चांसलर बन गया, तो अब उसने क्या किया फाइनली, तो 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा अब इसने क्या कर दिया, सबसे पहले अब 3 तारीख को एक नया अधिनियम पारित किया, जिसमें बोला इसने, हिटलर ने, कि हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा शासन चलाने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। नाज़ी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड, अभी बताया था मैंने, अग्नि अध्यादेश जारी किया था। तो इसके अंतर्गत ये सारे क्या किए, नियम बना दिए कि भाई अब भाई जिसने भी जर्मनी के लिए जैसे भी सामान आ गया था उन सबको क्या किया है, उनके सारे राइट्स को ख़त्म कर दिए। और नाज़ी पार्टी के अलावा वहाँ कोई और पार्टी नहीं होगी। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था थी, मीडिया, सेना थी, न्यायपालिका, सारे नियंत्रण किसका रहेगा, अब हिटलर का रहेगा। यानी ओवरऑल वहाँ का राजा कौन बन गया, तो ध्यान रखिए हिटलर बन गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये तो ध्यान रखिएगा अध्यादेश पारित करने के बाद क्या क्या हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी 3 नंबर में बन जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के हिटलर के उदय के कारण, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड क्या हुआ, वर्साई की संधि, क्योंकि भाई जर्मनी को हरा दिया था फर्स्ट वर्ल्ड में और उस पर साइन करा लिए थे, और उसकी सारी चीज़ें क्या, संपत्ति, दौलत सारी कर लिए, छीन लिया था, और जर्मनी कर्जे में डूब गया था। दूसरा था आर्थिक महामंदी, यानी वही अब महामंदी चल रही थी, बेरोजगारी चल रही थी, बेरोजगारी भी हो गया। सर्वघटना कारण भय, नाज़ी प्रोपेगेंडा और आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट, वाइमर रिपब्लिक की कमजोरी, तो ये सारे क्या थे, कारण थे जर्मनी में हिटलर के उदय का। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। जब नाजी आ गया वहाँ पे, हिटलर जब वहाँ पे जर्मनी में आ गया, तो पूरी दुनिया को कैसे देखता था। तो इसने क्या कहती, नस्ली कल्पना लोग, यानी यूटोपिया, इसने भाई अपनी नस्ल की जाति चलानी स्टार्ट कर दी, यानी नाजी के लोग ही क्या होंगे, अच्छे होंगे। सक्षम नेतृत्व,
यानी क्या कह रहा है कि जो लोग सक्षम हैं भाई काम करने के लिए, जो नेतृत्व कर सकते हैं देश का, वही आगे बढ़ के आएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय समाजवाद का उदय किया इन्होंने। इसके अलावा नस्लीय श्रेष्ठता शुद्ध और नार्डिक आयों का समाज, यानी नाजियों का कहना था कि जो ये होंगे नार्डिक आय होंगे, वही सबसे अच्छे नस्ल के लोग होते हैं, बाकी सबको क्या किया जाए, मार दिया जाए। जीवन परिधि लेवंसस्त्रम अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में कब्जा करने लग गए, तो ये ध्यान रखिएगा। ये था नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। तो अब जब जर्मनी में नाजिज्म फैल गया था पूरी तरीके से, तो युवाओं की उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, तो ये पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ नहीं बढ़ सकते। मैंने बताया था फ्रेंड, क्योंकि इसका नेतृत्व कैसा था कि भाई जो केवल आर्यन से उन्हीं को श्रेष्ठ मानता था, वो है ना, नार्डिक आर्य, तो आर्यन ध्यान रखेगा, आर्यन को शुद्ध मानता था वो नाजी। तो भाई अब जो बाकी जो हैं जर्मन में यहूदी होते थे, वो जर्मन के बच्चों के साथ, जर्मन और यहूदियों के बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते थे, ये बोल दिया इसने। इसके अलावा और भी जाति होती जैसे जिप्सी, शारीरिक रूप से असक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से क्या कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। स्कूल पाठ्यपुस्तक को फिर से लिखा गया जिसमें नस्ली भेदभाव को बढ़ाया गया है भाई, कि यानी जाति प्रथा यहाँ पे चलने लगी कि केवल आर्यन जो होंगे, नाजी जाति के लोग होंगे, वही क्या होंगे, अच्छे होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, बेकार होंगे। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोंग में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। इसके अलावा 14 साल की कम उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ में सदस्यता अनिवार्य कर दी थी, कि 10 साल का जैसे होगा तो भाई एक युगफोंग क्या था, युवा संगठन था, उसमें लोग शामिल होना कंपलसरी है, और 14 साल होते ही भाई हिटलर यूथ में क्या करना है, कंपलसरी हो जाएगा शामिल होना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि नाज़ी में जर्मनी और युवाओं या फिर स्कूल की कंडीशंस कहती थी, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कैसे हो गए, बच्चों को यहूदियों के साथ नहीं बैठ सकते, सभी को फोर्स आर्मी में ज्वाइन करना कंपलसरी हो गया, स्कूली पाठ्य पुस्तक सबको बदल दिया गया, नस्ली भेदभाव को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ये सारे क्वेश्चन आप लिख के आ जाएंगे सारे पॉइंट्स को, अगर क्वेश्चन आता है तो। एक क्वेश्चन आता है कि भाई महिलाओं को स्थिति बताइए, जब नाज़ीवाद वहाँ पर चल रहा था तो उनकी स्थिति कैसी थी। तो पढ़ते हैं, लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया गया। अब जब नाजी आया तो उन्होंने बोला भाई जो लड़कियां हैं, जो अच्छी माँ होती है, केवल वो अच्छे आर्यंस को ही क्या करेंगे, पैदा करेंगे, ये उनका कर्तव्य है। इसके अलावा नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। यानी भाई अब नाज़ीवाद जो होगा वो माँ बाप ही पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से ही, और यहूदी जो वहाँ के दूसरी जाति थे उनको सबको क्या किया गया, उनसे दूर रहने की सलाह दी गई। इसके अलावा 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है, तो वहाँ की माँ को ही माना गया, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा 4th पॉइंट, नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी में सस्ते टिकट, और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, सोना चांदी भी दिए जाने लगे। तो भाई अब यहाँ पे नाजी ने क्या कर दिया कि जब अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करेगा उसको ये सारी चीज़ें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, अस्पतालों में छूट मिल जाएगी, दुकानों में छूट मिल जाएगी, थिएटर रेलगाड़ी और टिकटों में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा जो ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा उसको भाई किसी को सोना मिलेगा, किसी को चांदी मिलेगा, किसी को ब्रॉन्ज मिलेगा, ये सारी सुविधा उसने प्रदान करी। लास्ट पॉइंट है, लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर काली पोत पूरे समाज में घुमाया जाएगा, न केवल जेल बल्कि उनमें तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार से भी छीन ली जाएगी। ये नाजी ने बोला भाई अगर जो अच्छा बच्चा पैदा नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी, सिंपल सी बात है। वो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो ये बात आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है नाजी प्रोपोगेंडा क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेते हैं। तो नाजी प्रोपेगेंडा क्या है कि विशेष प्रकार के शब्दों का चयन, जैसे कि अंतिम समाधान यानी यहूदियों के संदर्भ में कहा गया था, यूथजेनिया विकलांगों के लिए कहा गया था, मुक्ति विशेष व्यवहार, ठीक है। तो यानी ये नाजी प्रोपेगेंडा है कि भाई अगर देश को बढ़ावा देना तो अंतिम समाधान क्या कि यहूदी और बाकी जो जाति हैं उन सबको क्या कर दिए, मार दिया जाए। लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाने को एब्यूकेशन शब्द का चयन किया गया। भाई अब जो लोग नाजी के नहीं होते थे या फिर जो दूसरी प्रजाति के लोग होते थे, जैसे कि यहूदी हो गए, जोइया हो गए, इन सबको क्या करता था, एक गैस चैम्बर में ले जाके मार देता था जाके, तो उसे क्या बोला जाता है, एब्यूकेशन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ये वर्ड, एब्यूकेशन का मतलब क्या है, गैस चैम्बर में लोगों को ले जाकर डाल देना, जहाँ पे उनका दम घुटने से क्या हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट, नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो पोस्टरों, आकर्षक नारों, इतिहासकारों, पर्चों का इस्तेमाल किया गया। प्रोपोगेंडा का मतलब है सिंपल सा कि भाई किसी को फेमस करना, तो वो फेमस किस लिए था, नाजी इन सब कामों के लिए फेमस था। 4th है
पोस्टरों में दुश्मनों को शैतानों के रूप में पेश किया गया तथा उन्हें नाज़ी ही बचा सकते हैं ऐसी छवि पेश की गई। दुश्मन को भाई बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए, शैतान के रूप में दिखाया गया और बताया कि नाज़ी जो है, नाज़ी एक ऐसा संगठन है जो क्या कर सकता है, लोगों को इनसे बचा सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, सितंबर 1929 में पोलैंड पे जर्मनी के आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब भाई हिटलर क्या होता, बहुत ज़्यादा फैल गया था, ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्री से छीनी गई थी उसने सब पे क्या किया, धीरे धीरे हमला करके उसने सारी जितनी भी कंट्रीज थी जर्मनी की सबको छुड़ा लिया उसने। अब देख रहा था कि हिटलर क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अब हिटलर क्या सोच रहा था कि भाई अब क्या किया जाए, पोलैंड जो रशिया के पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है इसको भी क्या कर दिया जाए, कैप्चर किया है, क्योंकि इधर फ्रांस को भी हरा दिया था, ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्री है, डेनमार्क को हरा दिया, जितनी भी कंट्री थी आसपास की सारी उसने वापस छीन कर अपने देश में मिला ली थी। और जब वो एक कंट्री थी जिसका नाम है फ्रांस या ऑस्ट्रिया, तो उन दोनों को हराने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले जाके रशिया से क्या कर ली, संधि कर ली। और उसने बोला कि भाई जब मैं क्या करूँगा, रशिया नहीं, हाँ पोलैंड पे जब हमला करूँगा तो रशिया आप उनकी मदद नहीं करोगे और मैं बिना लड़े ही क्या करूँगा, पोलैंड का आधा हिस्सा आपको दे दूँगा। तो अब रशिया क्या हो गया भाई, मान गया कि ठीक है आप कर लो हमला पोलैंड पे, और पोलैंड को जीत लो, मेरे को तो बैठे बिठाए मिल जाएगा एक आधा देश, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब क्या किया उसने 1929 में पोलैंड पर हमला कर दिया, तो पोलैंड को तो जीत लिया। अब जैसे ही पोलैंड को जीता तो उसके बगल में क्या था, रशिया। अब हिटलर को लगने लगा कि क्या करूँगा मैं, अब रशिया को भी क्यों ना जीत लिया जाए। तो अब यही गलती थी उसकी, और इसी की वजह से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया फ्रेंड। तो क्योंकि पोलैंड के बाद ही क्या हुआ, रशिया पे उसने हमला करने की कोशिश कर दिया। तो अब रशिया इतना कमज़ोर है नहीं, क्योंकि रशिया का भाई एक एरिया ऐसा आता है, साइबेरिया, जो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता है। अब जैसे ही हिटलर के सैनिक यहाँ गए, ये क्या हो गया, इधर से फंस गए। और बाकी जो देश थे भाई जो इसे देख रहे थे कि अब हिटलर कंट्रोल में नहीं आएगा, तो इधर से फ्रांस ने, अमेरिका ने, इन सब, इंग्लैंड ने, इन सब ने मिलकर कर दिया हिटलर पे, इधर से भी अटैक कर दिया। तो एक तो इधर से रशिया से फंसा हुआ था, इधर से इन लोगों ने भी अटैक कर दिया। तो हिटलर क्या हुआ, बीच में फंस गया फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था स्टार्ट होने का, तो पोलैंड का जर्मनी पर हमला। ठीक है, सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने एक लिपिक्षीय पर हस्ताक्षर की और धुरी शक्ति बनाई। अब यहाँ पे दूसरा गुट बनेगा जिसका नाम क्या है, धुरी शक्ति। 1940 में जर्मनी, इटली और जापान, अब ये तीनों कंट्री क्या होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ग्रुप में आएंगे। और दूसरा तो मित्र राष्ट्र थे, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और यूएसए, इन्होंने अपना गुट बना लिया। ठीक है, फिर अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डालकर आखिरकार क्या किया, जापान को घुटने पर लगाकर टेक दिया। 1945 में द्वितीय विश्व का अंत जर्मनी और ध्रुवीय शक्तियों के हार के साथ ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ तो पोलैंड में तो हिटलर फंस गया था, और एक जो जापान कंट्री थी भाई वो थोड़ा सा क्या था, वो ज़्यादा ताकतवर थी। तो उस पर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सीधा एटॉमिक बम गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पर, फाइनली जापान को भी उसने हरा दिया। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक डेट है, हिरोशिमा पर कब गिराई थी, तो 5 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त उसके 2 दिन बाद ही नागासाकी पे क्या किया उसने, एक और परमाणु बम गिराया। तो वहाँ पे क्या हुआ, जापान हार गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो उसने गिराया था हिरोशिमा पे एटम, उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा था फैटमैन, और जो दूसरा था वो दूसरा था लिटिल बॉय। ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा पे जो गिराया वो फैट बॉय था, और दूसरा जो नागासाकी गिराया वो लिटिल बॉय था। तो इस एटम बम के नाम भी आप याद रखिएगा फ्रेंड। तो इस तरीके से क्या हुआ, फाइनली द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया और ध्रुवीय शक्तियाँ क्या हो गई, फिर से हार गई। यहाँ पे मैंने कोशिश करी कि भाई एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में आपको ये पूरा चैप्टर समझाया था, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।